हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम करेंगे अपना यूनिट 2 क्रैश कोर्स को, अपनी क्रैश सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस यूनिट से आप लगभग 3 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। जस्ट अ रिमाइंडर, जब भी आपके एग्जाम होने वाला होगा यानी 26 अक्टूबर से एक हफ्ता पहले करीब हम एक मैराथन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम भर भर के क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उस टाइम पे जितना भी कंसेप्ट समझाए उस सबको अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आज क्या करेंगे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले आपको दवाई देने से पहले बीमारी को समझना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जब एक पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज से होने वाले पैसे को, क्रिमिनल एक्टिविटीज से होने वाले पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरीके से इंटीग्रेट करे कि ऐसा लगे कि वो जो पैसा है वो एक्चुअली कैसे ओरिजिनेट हुआ है, लेजिटिमेट सोर्सेज से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि किसी ने ड्रग ट्रैफिकिंग करी, या फिर किसी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी, या किसी ने स्मगल करा, गन्स को स्मगल करा। तो ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं उन्होंने क्या करा? आपके पैसे को अच्छे से धो धा के साफ सुथरा कर दिया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है, ऐसे जो फाइनेंशियल क्राइम्स उनको प्रिवेंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस मनी लॉन्ड्रिंग को होने से बचाना पड़ेगा। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की मुहिम चलानी पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होती है? फाइनेंशियल क्राइम से कनेक्टेड होती है। तो यहां से जो है क्रिमिनल्स इलेजिटिमेट पैसे को ऑन करते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि इकोनॉमी में इस तरीके से इंटीग्रेट कर दें कि वो लेजिटिमेट लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेररिस्ट ऑल्सो यूजेस दोज फंड्स जो गलत तरीके से कमाए गए हैं और वो इकोनॉमी में उसको यूज करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दीज थ्री थिंग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल क्राइम्स एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब इसको रोकना है, इसको कम करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गाइडलाइंस देती है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है फॉर कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये गाइडलाइंस इशू करती है, ग्लोबल रिकमेंडेशन इशू करती है, और हर 4 महीने में एक बार स्टेटमेंट इशू करती है कि कौन कौन सी कंट्रीज इन गाइडलाइंस को एक्चुअली फॉलो कर रही हैं। तो अगर कोई कंट्री एफएटीएफ की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो बैंक को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी कंट्री के साथ आप थोड़ा प्रिकॉशियसली ट्रांजेक्शन्स को अंडरटेक करें। नेचर जाने कि क्यों ट्रांजेक्शन जरूरी है ऐसी कंट्री के साथ जो एक्चुअली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रोवाइडेड गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं कर रही है। ऑल्दो इट इज नॉट इलीगल कि अगर आपका कोई लेजिटिमेट बिजनेस है ऐसी कंट्री के साथ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, अगर लेजिटिमेट बिजनेस है तो बिल्कुल करो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशल अटेंशन देनी है। तो ऐसे इन्होंने इशू कर रखी थी रिकमेंडेशन 2012 में, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड 2012। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्यों आई? जिससे कि हम कॉम्बैट कर पाए किसको? टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाए। और इसी की रिकमेंडेशन पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एनेक्ट करा इंडिया ने। कब का एक्ट है ये? 2002 का एक्ट है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक्ट है जो आपका स्केलेटन प्रोवाइड करता है, और इसका फ्लैश, इसका मास कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समझ आ गया, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू करती है क्या? गाइडलाइंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉर कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब स्टेजेस क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग की? 3 स्टेजेस होती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? एक पर्सन है, पर्सन का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या करा? इलिजिटिमेट सोर्सेस से इन्होंने पैसा कमाया, करप्शन करी, ड्रग ट्रैफिकिंग करी, स्मगलिंग करी, और इससे इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अब इन्होंने क्या करा? अलग अलग बैंक अकाउंट्स में इस पैसे को प्लेस करा।
तो इन्होंने बहुत सारे बैंक्स में थोड़ा 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 करके पैसा डाला जिससे इन पे सस्पिशन रेज ना हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने प्लेस कर दिया पैसे को। सब तो पहली स्टेज कर दी इन्होंने प्लेसमेंट की। उसके बाद इन्होंने एक सीरीज ऑफ वेब बनाई ट्रांजेक्शन्स की जिससे हाइड हो जाए सोर्स। तो इन्होंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करी, थाउजेंड लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करी, जिससे कि आप पता नहीं चल पा रहा कि सोर्स क्या है इसका। तो उन्होंने क्या करा, लेयर कर दिया, वेब बना दिया पूरी ट्रांजेक्शन्स का। तो उन्होंने क्या करा, लेयरिंग करी, हाइड कर दिया, बेसिकली कंसील कर दिया कि सोर्स क्या था पता ही नहीं चल पा रहे अब। फाइनली इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट करा पैसे को, यानी कि अब इन्होंने लेजिटिमेट बिजनेसेस में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करा पैसे को। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारा पैसा कमाया। उस पैसे को छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में बहुत सारे बैंक में इन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने पूरे वेब क्रिएट करा ट्रांजेक्शन का जिससे कंसील कर पाए। एंड फाइनली जब वो कंसील कर दिया इन्होंने कि सोर्स क्या था पता ही नहीं चल पा रहा, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने थोड़ा 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 करके पैसा डालना शुरू करा लेजिटिमेट बिजनेसेस में। अब आपको यही पकड़ना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स ना हो जब आप बैंक में जाओगे। तो ये स्टेजेस आपके लिए जानना जरूरी है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले रेज करते हैं पैसे को, यानी पैसा जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जो इंडिविजुअल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन सिंपैथी रखते हैं, वो इनको पैसा देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैसे को रेज करा। जब पैसा रेज हो गया तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है किसी और कंट्री में ऑपरेट करती हो, आप पैसा रेज करा किसी और कंट्री में, तो उन्होंने क्या करा, ये जो पैसा रेज हुआ था इन्होंने दूसरी कंट्री में भेजा, यानी मूव करा पैसे को। वंस द मनी हैज बीन मूव्ड, तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने बैंक अकाउंट के अंदर इस पैसे को छोड़ दिया, कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए छोड़ दिया कि सस्पिशन रेज ना हो, थोड़ी देर पैसे को छोड़ दो, 1 साल 2 साल इन्होंने पैसे को छोड़ दिया। और जब स्टोर कर लिया पैसे को, कूल ऑफ कर दिया चीजों को, तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइनली अपने बुरे कामों के लिए, टेररिज्म के लिए इन्होंने उस पैसे को यूज करा। तो फाइनली इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूज करा। तो स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अगर आपसे पूछेगा तो कितनी होती है, 4 होती हैं। और अगर पूछेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की कितनी होती है तो उसकी कितनी होती है, 3 होती है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। नाउ लेट अस सी एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब भाई हम खाली तो बैठेंगे नहीं, हमें रोकना है ऐसी चीजों को, तो कैसे रोकेंगे। तो हमने क्या करा, हमने पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करा इसके लिए। सबसे पहले हमने क्या करा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर आए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके इसने ऑब्लिगेशन कास्ट करी कुछ फाइनेंशियल एंटिटीज पे और कुछ नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज पे भी। उन एंटिटीज को आप बोलते हो रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो बेसिकली जिन पर ऑब्लिगेशन कास्ट करी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज। और डिटेल्ड जो ऑब्लिगेशन है वो कहां पर गिवन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक एक्ट तैयार कर दिया। सेकेंडली हमने एफआईयू इंडिया की बात करनी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये क्या है, एक सुपरवाइजरी बॉडी है जिसको बैंक्स जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, वो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है वो इसको रिपोर्ट करते हैं, इसको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो दिस इज अ सुपरवाइजरी बॉडी। अब पुलिस का भी किसी को काम करना था तो उसके लिए क्या करा, हमने ईडी को लेकर आए। ईडी का जो प्रोविजन है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर गिवन है। ईडी क्या करता है, ईडी ट्रैक करता है, ईडी प्रोसिक्यूट करता है, ईडी ईडी जो है अटैच करता है उन एसेट्स को। तो यानी कि जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी कौन है, तो कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और ये पाया कि ये जो मिस्टर ए हैं, इन्होंने पैसा रेस कैसे करा है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू करा है, और ये क्या कर रहे हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि देखो जी मेरी तो बड़ी साफ सुथरी, अब मेरी तो खून पसीने की मेहनत की कमाई है, ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनके एसेट्स को अटैच कर दिया। उसके बाद बने स्पेशल कोर्ट्स। अब रेगुलर कोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो हमने क्या करा, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को ही ट्राई करते हैं, उनके साथ ही डील करते हैं। जब ये स्पेशल कोर्ट ने पाया कि जो मिस्टर ए हैं एक्चुअली इन्होंने जो पैसा रेज करा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, तब
ये जो कोर्ट है ये उनके एसेट्स को क्या करेगी, फ्रीज कर देगी और कन्फिस्केट कर लेगी। फाइनली वी हैव रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री में ये रेगुलेट कर रहे हैं उसके लिए गाइडलाइंस इशू करते हैं। जैसे आरबीआई है, आरबीआई बैंक्स के लिए गाइडलाइंस इशू करता है, एनबीएफसी के लिए गाइडलाइंस इशू करता है कि आपको क्या करना है, आपको केवाईसी करना है। 2002 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ, तो कैसे केवाईसी करना है, क्या गाइडलाइंस है, तो वो रेगुलेटर सारी गाइडलाइंस को इशू करता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या होता है? तो अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है या नोइंगली असिस्ट करता है ऐसी किसी भी एक्टिविटी में विच इज रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, चाहे वो कंसील करे, चाहे वो पोजेस करे, चाहे वो एक्वायर करे, या वो ऐसी कोशिश करे, ऐसा प्रोजेक्ट करे कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज एक्चुअली अर्न फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज, तो वो क्या है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कहां पर गिवन है? सेक्शन 3 में गिवन है। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं दे आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। व्हेन वी से कॉग्निजेबल, इसका मतलब होता है कि पुलिस को कोई भी मजिस्ट्रेट की, किसी भी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है टू ट्राई दीज ऑफेंसेस, टू इन्वेस्टिगेट फॉर दीज ऑफेंसेस। एंड नॉन बेलेबल यानी एक पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में पकड़ा गया है उसके पास बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है, उसको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट ऑन मेरिट डिसाइड करेगा कि इसको बेल दी जाए या ना दी जाए। पनिशमेंट कितनी होती है? मिनिमम होती है 3 इयर्स की, मैक्सिमम होती है 7 इयर्स की, और फाइन लगता है इसके साथ। अगर कोई भी ऑफेंस एनडीपीएस एक्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के साथ अगर कनेक्टेड है, तो उसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो कितनी बढ़ जाती है? 10 इयर्स तक बढ़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन, तो प्राइमरी रिस्क कहां से जनरेट होता है? कस्टमर से। प्राइमरी रिस्क कहां का होता है? कस्टमर का। पार्ट फ्रॉम इट, आप कितनी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है, क्या मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, चैनल ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, किस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है बैंक, किस प्लेस पे ऑपरेट कर रहा है, रूरल पे कर रहा है, अर्बन पे कर रहा है, तो वो सारी चीजों से जो रिस्क है वो डिटरमाइन होता है। अब इसको मिटिगेट कैसे करें, इसको कम कैसे करें? तो चार चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उस पे कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से आ सकता है, उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। सेकेंडली, आपको कोई भी, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, तो उस चीज को आपको समझना है। प्लस आप जितने भी रूल्स हैं, जितने भी एप्लीकेबल लॉज हैं, आप उनके साथ कंप्लाई करो, ठीक है, उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज बनाओ, उन सारे लॉज को इनकॉर्पोरेट करो अपनी इस पॉलिसीज में। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपको दिखती है कि इस एक्टिविटी का कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, या फिर ये एक्टिविटी लग रहा है कि आप दिस इज इन दिस इज हैम्पर्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लगता है आपको कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये अगेंस्ट है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दे रखा है, या फिर दिस एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद टेररिज्म, के फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज क्या होती है? सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, और किसको रिपोर्ट करनी होती है? एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट आपको करनी पड़ती है, 7 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ती है ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सस्पिशन। और इसके अलावा आपका जो स्टाफ है उसको आप ट्रेन करोगे, उसको बताओगे कि केवाईसी नॉर्म्स को आपको कैसे फॉलो करना है, और ड्यू डिलिजेंस करोगे आप थर्ड पार्टी का, जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आप एंगेज कर रहे हो, कि किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अगर आप एंगेज करते हो तो आपको उसका ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी होता है। नो योर कस्टमर, तो 2002 में केवाईसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई ने। इससे पहले क्या होता था? इंट्रोडक्शन चलता था। अब ये इंट्रोडक्शन क्या होता था? इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर एक पर्सन है उसको आपके बैंक के साथ अकाउंट खुलवाना है, तो ये कब अकाउंट खुलवा सकता है? जब आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर इसको आके इंट्रोड्यूस करा है कि मैं इसको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, और ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इस पर आप विश्वास करते हो, या फिर आपका कोई बैंक का एम्प्लॉय है, वो बैंक का एम्प्लॉय
इस पर्सन को अच्छे से जानता है, तो उस केस में आप इस पर्सन का अकाउंट खोलते थे। 2002 के बाद क्या हुआ, आरबीआई ने कहा कि आप केवाईसी पॉलिसी लेकर आओ, नो योर कस्टमर पॉलिसी लेकर आओ। कस्टमर कौन होता है? जैसा कि हमने यूनिट 1 के अंदर भी पढ़ा था कि कस्टमर एक पर्सन होता है जो या तो अकाउंट मेंटेन करे या किसी भी ट्रांजेक्शन में आए, बैंक के साथ किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आए। तो केवाईसी आपको कहाँ का करनी पड़ेगी? अगर आप किसी को डिपॉजिट फैसिलिटी देते हो, आप किसी को क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, अगर आप किसी को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करते हो, पीपीएफ अगर आप उसका खोलते हो, कोई भी रेमिटेंस सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, या आपके थ्रू वो कहीं से पैसे को रिसीव कर रहा है, तो उन सारे केसेस में आपको केवाईसी करना जरूरी होता है। तो कस्टमर कौन होता है? कस्टमर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो या तो आपके साथ अकाउंट मेंटेन करे या आपके साथ किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में है, नंबर 1। नंबर 2, ही इज अ बेनिफिशियरी, जैसे कि एक मिस्टर ए है, वो एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। तो अल्टीमेट कंट्रोल किसका? मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी क्या हुए? बेनिफिशियरी हुए, बेनिफिशियरी ओनर हुए। तो ये भी आपके कस्टमर है। या फिर अगर कोई प्रोफेशनल इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है किसी पर्सन के बिहाफ पर, उसके बेनिफिट के लिए, या फिर एक पर्सन बैंक के साथ ट्रांजेक्शन में आया है और रिस्क पोज करा है, उसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आया है बैंक के साथ और रेपुटेशन रिस्क या किसी भी तरीके का रिस्क बैंक को लेना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो वो क्या है? बैंक का कस्टमर है। ठीक है। तो की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हर बैंक के केवाईसी पॉलिसी होती है। केवाईसी पॉलिसी जो होती है वो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, और एनुअली यानी हर साल इस पॉलिसी को आप रिव्यू करोगे। इस पॉलिसी को अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रिलेवेंट रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल ऑफिसर की। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है अभी 2 मिनट में जानेंगे। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पढ़ेंगे जिसमें डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर और एएमएल टीम को जानेंगे। पर अभी ये जान लो कि केवाईसी पॉलिसी को अपडेट रखने की, रेलेवेंट रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। ठीक है। तो इट शुड बी रेगुलरली रिव्यूड होनी चाहिए, यानी हर साल में ये रिव्यू होनी चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो केवाईसी पॉलिसी आपकी वो रेलेवेंट रहे, वो अपडेटेड रहे। केवाईसी पॉलिसी में आपकी 4 चीजें होती हैं, 4 पैरामीटर्स को आप टच करते हो। नंबर 1, कस्टमर को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे? तो कस्टमर एक्सेप्टेंस उस पॉलिसी में होना चाहिए। नंबर 2, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपकी पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। और नंबर 4, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। कुछ बैंक जो होते हैं वो 2 पॉलिसीज निकालते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की अलग निकालते हैं, कॉम्बैक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म की अलग निकालते हैं। ठीक है। तो केवाईसी की एक अलग निकाल रहे हैं जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइंस होती है, और एक कॉम्बैक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म की अलग निकालते हैं। पर मेनली इन 4 पैरामीटर्स को टच करते हैं। चारों पैरामीटर्स आपकी केवाईसी पॉलिसी में होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर एएमएल। 3 होते हैं, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर और एएमएल टीम। जो आपका डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? बेसिकली वो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर होता है फॉर बैंक, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कंट्रोल कर रहा हो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द एंटिटी, जैसे कि मैनेजिंग ट्रस्टी फॉर ट्रस्ट, मैनेजिंग पार्टनर फॉर पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो वो क्या होता है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है। और ओवरऑल कंप्लायंस जो भी होगा पीएमएलए एक्ट का, ओवरऑल कंप्लायंस की किसकी जिम्मेदारी होती है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये देखने के लिए कि प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, पूरा सेटअप है या नहीं है, जितने भी स्टाफ हमने हायर करे हैं वो स्किल स्टाफ है या नहीं, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली एक बैंक का सीनियर ऑफिसर होता है। तो ये कौन होता है? एक बैंक का सीनियर ऑफिसर। तो जितने भी लॉ एनफोर्समेंट के साथ लाइसेंसिंग मेंटेन करना है वो इसकी जिम्मेदारी होती है। केवाईसी पॉलिसी रेलेवेंट रहे, अपडेटेड रहे, वो इसकी जिम्मेदारी होती है। और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसको एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है।
अब प्रिंसिपल ऑफिसर बेचारा क्या क्या देखे, तो उसके लिए हम एक एएमएल टीम भी प्रोवाइड कराते हैं। जो एएमएल टीम होती है वो जितना भी लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीजों को ध्यान में रखती है, उन सारी चीजों को फॉलो करती है। तो जो भी बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, उनको रिव्यू करना, उनको प्रिपेयर करने की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, एएमएल टीम की होती है। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर? सबसे पहली जो चीज होगी वो यही होगी कि आपको अपने कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है कि आपका कस्टमर है कौन। ये आप कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियली वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स आप करते हो, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हो और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हो। सेकेंडली, जितने भी ट्रांजेक्शन्स वो करता है आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। कितने टाइम के लिए करते हो? 5 इयर्स के लिए करते हो। थर्डली, उसकी आइडेंटिटी का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। वो कितने टाइम के लिए करना पड़ता है? 5 इयर्स के लिए वो भी करना पड़ता है। आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जितनी भी ये बेसिकली उसके ब्याह पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं आप इनको कॉन्फिडेंशियल रखोगे। बैंक के एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है बैंक की साइड से कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को ऐसे ही किसी को नहीं देंगे, ठीक है, हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। सिक्रेसी की ड्यूटी होती है बैंक की एक्चुअली। फिर कुछ एक्सेप्शंस में बैंक को अलाउ करा जाता है कि आप अपनी ये जो सिक्रेसी की ड्यूटी है इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं उन एक्सेप्शंस को भी थोड़ी सी देर में। तो कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी होता है बैंक को। व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, तो सबसे पहले बैंक की कैसी अप्रोच होनी चाहिए? रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब बैंक क्या करेगा कि कौन कौन से सेक्टर में रिस्क आ सकता है उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसको मिटिगेट कैसे करा जाए, उसको मॉनिटर कैसे करा जाए, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगा। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच रखेगा बेस्ड ऑन द साइज, एक्टिविटी, नेचर, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक अप्रोच बनाएगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच उसको कहते हैं। फिर बैंक रिस्क असेसमेंट करेगा। रिस्क असेसमेंट के टाइम पे बैंक किस किस चीज को असेस करता है? कस्टमर्स को असेस करता है, अपने प्रोडक्ट्स को असेस करता है, जिस कंट्री में वो काम कर रहा है उस कंट्री को असेस करता है, कितनी ब्रांचेस हैं उधर, अब कौन से मेथड्स हैं, जो चैनल्स हैं जिससे वो प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज, उन सबको वो असेस करता है। और रिस्क देखता है कि किस चीज में ज्यादा है, किस एक्टिविटी में ज्यादा है, किस साइज में है, किस नेचर में, उन सारी चीजों को बैंक देखता है। फिर बैंक क्या करता है? कस्टमर रिस्क को कैटेगराइज करता है, यानी कस्टमर्स को 3 कैटेगरीज में बांटता है: लो, मीडियम और हाई। बेसिकली अगर मानो एक कस्टमर है, एक पर्सन है मिस्टर ए, जिनके आपको पता है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ये जो ट्रांजेक्शन करते हैं ये सारी बैंकिंग चैनल को यूज करते हुए ट्रांजेक्शन करते हैं। एक्सेसिव कैश टर्नओवर का बिजनेस इनका नहीं है। सैलरी लेते हैं ये, इनकी सैलरी आती है एक जगह से। इनके जो भी एफडी की इनकम आती है वो आपको पता है, और जहां ये खर्चा करते हैं वो आपको पता है। तो ये क्या है? ये लो रिस्क कस्टमर है, ठीक है। फिर मीडियम और हाई रिस्क कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो कैश इंटेंसिव बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जहां पर टर्नओवर ज्यादा है, जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है, जैसे कि कोई ज्वेलर है, कोई पेट्रोल पंप ओनर है, जहां पर आप पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। तो क्या होते हैं? वो मीडियम और हाई रिस्क कस्टमर होते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं ये हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बेसिकली एक पर्सन जो जिसके पास पब्लिक फंक्शन करने का अथॉरिटी है। जैसे कोई मिनिस्टर अगर है, तो कोई पॉलिटिकल फिगर अगर है, कोई पब्लिक फिगर, आप इसको समझ सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई पब्लिक फिगर है, वो क्या है? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है हु इज इंटरेस्टेड विद एनी ऑफ द ड्यूटीज ऑफ पॉलिटिकल नेचर। जैसे कि कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कोई भी मिनिस्टर हैं, तो ये क्या है? ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। यहाँ पर करप्शन के चार्जेस बढ़ जाते हैं ना, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क रहता है कस्टमर को कैसे रहता है? ज्यादा रहता है, और बैंक को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे कस्टमर्स के लिए। नो, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बेसिकली 2 लिस्ट दे रखी थी, एक अलकायदा लिस्ट है और एक 1988 की सैंक्शन लिस्ट है, विच इज रिलेटेड टू तालिबान। आपको ये ध्यान रखना है एज अ बैंक कि आपका कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी, बेसिकली आपका कोई भी कस्टमर इन लिस्ट में फॉल ना करता हो, या कोई भी लिस्ट जो आरबीआई ने प्रोवाइड कर रखी है उस लिस्ट में फॉल ना करता हो।
और अगर करता है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? FIU IND को रिपोर्ट करोगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करोगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो उसके एसेट्स को फ्रीज कर लेगा। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एंटिटी है जो कि इन लिस्ट में फॉल करती है, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? FIU इंडिया को या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स, ये बेसिकली ऐसे बैंक्स होते हैं जो पैसे को होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट बैंक्स। और रिस्पोंडेंट बैंक जो होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक के लिए पैसे को होल्ड कर रहा है और उसके बिहाफ पर उसको पेमेंट सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म, फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए दे आर अ काइंड ऑफ अ लाइफलाइन। बट एट द सेम टाइम इनके पास बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क होता है। तो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो बैंक को फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए बैंक का और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक का। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो पूरा एक डिटेल्ड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें जो है अच्छे से वेल डिफाइंड हो, कोई भी एम्बिग्यूटी का स्कोप ना हो। जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो कहीं ऐसे जोन में तो नहीं आता, किसी ऐसी कंट्री में तो नहीं आता जो FATF की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। अगर ऐसे करती हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हो ऐसे बैंक के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में आने के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो शेल कंपनी नहीं होना चाहिए भाई, शेल बैंक नहीं होना चाहिए। अगर शेल बैंक होता है तो उसके साथ आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में नहीं आओगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। रिपोर्टिंग अंडर FATCA और CRS। FATCA यानी फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये बेसिकली US में फॉलो होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी US का पर्सन है वो टैक्स इन नॉर्म्स को फॉलो करता है और वो बाहर किसी कंट्री में अपने वेल्थ को पार्क नहीं कर सकता। वो टैक्स को इवेट करने के लिए दूसरी कंट्रीज में अपने पैसे को नहीं बेच सकता। और जो बाकी कंट्रीज होती हैं उनके लिए होता है CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उनके लिए ये क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, जिससे कि ये ध्यान में रखा जाए कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है विद द टैक्सेशन सिस्टम, वो दूसरी कंट्रीज में पार्क नहीं कर रहा है फॉर टैक्स इवेजन। तो इन चीजों के लिए रिपोर्टिंग होती है अंडर FATCA फॉर US, और बाकी कंट्रीज के लिए CRS के अंदर रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन होती है, मंथली रिपोर्ट्स बैंक को देनी होती है। तो बेसिकली कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देनी पड़ती है, जहां पर कैश जो है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो रही है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है विच इज इक्वल टू 10 लाख और मोर। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रांसफर, जहां भी 5 लाख से ज्यादा होगा वो आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख से ऊपर की, और काउंटरफीट करेंसी, जितनी भी काउंटरफीट करेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, वो आपको रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जैसे कि बताया था बैंक को कितने 7 डेज के अंदर अंदर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है। किसको? FIU IND को। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसको लग रहा है कि कोई ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, जिसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, या फिर ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसाई कि वो ट्रांजेक्शन जो हो रही है किसके लिए हो रही है, टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए हो रही है, तो क्या करेगा वो 7 दिन के अंदर अंदर ऑफ स्टैब्लिशिंग सस्पिशन वो FIU IND को रिपोर्ट कर देगा ऐसी ट्रांजेक्शन को। नाउ एवरी बैंक हैज सिक्रेसी ऑब्लिगेशन। भाई जो बैंक के साथ आपका रिश्ता होता है वो कैसा होता है, फिड्यूशियरी नेचर होता है, फटमोस्ट ट्रस्ट होता है। आप बैंक पे ट्रस्ट करते हो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बैंक ऐसे ही बांटता ना फिरे। बैंक की एक ऑब्लिगेशन होती है कि भैया आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, 4 एक्सेप्शंस होते हैं इसके। नंबर 1, जब लॉ कंपेल कर रहा है बैंक को डिस्क्लोज करने के लिए, किसी लॉ के अंदर उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट उसको लगता है कि डिस्क्लोज करना जरूरी है, या बैंक के इंटरेस्ट में उसको डिस्क्लोज करना, जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को आप डिस्क्लोज करते हो, तो बैंक के इंटरेस्ट में है कि अगर कोई डिफॉल्टर है तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। या फिर कस्टमर खुद की कंसेंट देता है कि आप मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज कर दो बिना एनी थर्ड पार्टी। तो या तो कस्टमर ही कंसेंट दे, या लॉ कंपेल करे, या फिर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और बैंक, तब बैंक उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ आया होगा। लगभग 3 मार्क्स आपके आ चुके हैं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़िए, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है, तो आप हमसे उस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम ऐसे रेगुलर पोल क्वेश्चंस उस पे कराते हैं, रेगुलर आर्टिकल्स देते हैं विच मेक्स इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो इन सब चीजों को अगर आपको पाना है तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, यस ऑफिसर JIB CIB पर। ठीक है। सफलता बैच आप ले सकते हैं अक्टूबर 24 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, एंड यू कैन यूज द कोड JAIB फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये याद रखना कि आपके एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से हम मैराथन सीरीज को स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, जो बन सकता है, इजी लेवल का, मीडियम लेवल का, हार्ड लेवल का, वो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड डू join us on our telegram group channel if you have any doubts, if you want to attempt regular questions for your practice, if you want to get regular updates related to JIB CIB, तो join us on our telegram group channel। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।